Today we will talk about scripted speech. Scripted speech क्या होता है? इसमें बेसिकली 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, स्क्रिप्टेड एंड स्पीच। अच्छा, आप लोग डिफाइन करें पहले स्पीच क्या होता है? मैम कुछ भी एक्सप्रेस करने की एबिलिटी। ओके। एक्सप्रेस करने की एबिलिटी थ्रू आवर वोकल ट्रैक, थ्रू आवर माउथ पार्ट्स, ठीक है। गॉड गिफ्टेड एबिलिटी होती है हमारे पास, हमें अल्लाह ताला ने हमें एक वोकल ट्रैक दिया हुआ है, कुछ हमारे माउथ पार्ट्स हैं, लंग से लेकर हमारी नेजल कैविटी एंड लिप्स तक जितने भी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं साउंड्स को क्रिएट करने में। सो द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट साउंड इज कॉल्ड स्पीच, और स्पीकिंग भी कहा जाता है इसको। तो इस चीज़ को स्पीच का नाम दिया जाता है। एंड स्क्रिप्टेड का मतलब क्या है? स्क्रिप्ट मीन्स समथिंग दैट इज इन रिटन फॉर्म, और टू राइट समथिंग इज कॉल्ड स्क्रिप्ट, ठीक है। तो लिखी हुई चीज़ को हम स्क्रिप्ट का नाम देते हैं। एंड स्पीच क्या होता है? हमारे जो बोलने की एबिलिटी है, कुछ भी साउंड्स को आर्टिकुलेट करने की जो एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड स्पीच और स्पीकिंग, ठीक है। तो स्क्रिप्टेड स्पीच क्या है, उसकी डेफिनेशन अब पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलिन्स डिक्शनरी, a scripted speech has been written in advance. Advance, although the speaker may pretend that it is spoken without preparation. स्क्रिप्टेड स्पीच क्या है? एक रिटन टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट जिसको आपने बोलना है, ठीक है। एक स्पीकर एक चीज़ को बोलने से पहले या फिर प्रेजेंट करने से पहले वो उसको राइट करता है, और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने उस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं की हुई। हालांकि वो पहले प्रिपेयर करता है उस चीज़ को, राइट करता है, प्रिपेयर करता है, एंड देन वो उस चीज़ को बोलता है, ठीक है, आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। तो किसी भी स्पीच को डिलीवर करने से पहले अगर आप उसको राइट कर रहे हो इन एडवांस, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टेड स्पीच। फॉर एग्जांपल, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं, जब भी स्पीच, सारे पॉलिटिशियंस नहीं करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इसी तरह से स्पीचेस देते हैं। उनके सामने एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, उसको देखकर वो स्पीच दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि वो जो भी बोलना होता है उन्होंने, वो चीज़ सारी पहले लिखी हुई होती है उनके पास, तो वो सारा स्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। तो वो पूरी स्पीच जिसको आप बोलने से पहले लिख रहे हो, वो स्क्रिप्टेड स्पीच कहलाएगी। देन सेकंड पॉइंट इज रीड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। इसमें आप ऐसी स्पीच होती है, स्क्रिप्टेड स्पीच एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें आप एक स्क्रिप्ट को रीड कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन आप उसको उस तरह से रीड नहीं कर रहे होते हो जिस तरह से हम कॉमनली रीडिंग करते हैं किसी भी बुक की, किसी भी टेक्स्ट को हम रीड कर रहे होते हैं, उस तरह की रीडिंग नहीं होती है। इसको हमने इस तरह से रीड करना होता है जैसे जिससे ये लगे कि हम स्पीच या जिसे हम स्पीकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम स्पीच दे रहे हैं, इस तरह से हमें उसको रीड करना होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से स्पीच की एक टाइप भी है। क्या आप लोगों ने टाइप्स ऑफ स्पीचेस पढ़ी हुई हैं? स्पीच की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं? पढ़ा हुआ है ये टॉपिक आप लोगों ने पहले? नो मैम, डिटेल में तो नहीं पढ़ा। वैसे स्पीच की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, या फिर अगर हम कुछ भी प्रेजेंट करने की बात करें, थ्रू आर्टिकुलेशन, थ्रू थ्रू साउंड अगर हम बात करें, तो काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे हम जिस बेसिक टाइप को हम पढ़ रहे हैं, वो ये है कि हम इसकी पहले से प्रिपरेशन करते हैं और वो स्क्रिप्टेड होती है, ठीक है। इसके ऑपोजिट एक और टर्म भी होती है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, स्क्रिप्टेड स्पीच की एक और डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। अ स्पीच स्क्रिप्ट इज अ working paper or a guideline for presenting a speech, not a finished product, since the speech is not complete until it has been delivered. अच्छा, स्क्रिप्टेड स्पीच क्या है? एक वर्किंग पेपर की तरह होता है, एक ऐसी स्पीच होती है जिसके लिए आप ऑलरेडी उसको राइट कर देते हो, एक स्क्रिप्ट या फिर एक ट्रांसक्रिप्ट भी कहा जाता है इसको। एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार करते हो जिसको वर्किंग पेपर का नाम भी दिया जाता है, या फिर ये एक गाइडलाइन होती है स्पीकर के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक पूरी गाइडलाइन होती है, उसने क्या क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, सारे एक्शंस किस तरह से करने हैं, किस चीज़ को ज़्यादा एम्फोसाइज करना है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, स्ट्रेस कहाँ पे देना है, ये सारी चीज़ें उस स्पीच के अंदर लिखी हुई होती हैं, ठीक है, ताकि उसमें एक कॉन्वर्सेशनल टून आ सके। बिकॉज जब आप एक स्पीच दे रहे हो तो उसमें आपने, क्योंकि आप लिखी हुई चीज़ को देख के पढ़ रहे हो, तो आपने उसको इस तरह से नहीं पढ़ना कि वो ऐसा लगे कि आप रीडिंग कर रहे हो। आपको उसे इस तरह से पढ़ना है कि आपकी ऑडियंस को लगे कि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो,
ठीक है, तो आपको उसमें कॉन्वर्सेशनल टून भी लानी होती है। तो कॉन्वर्सेशनल टून क्या होती है, किस तरह से एक राइटर ऐड करता है, वो हम प्रीवियस लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आपने एक स्पीच को राइट करना है, पहले उसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी है, तो उसको कॉन्वर्सेशनल टून में लिखना है, ताकि जब आप उसको प्रेजेंट करो अपनी ऑडियंस के सामने, तो उसको ऐसा ना लगे कि आप रीडिंग कर रहे हो, किसी किसी टेक्स्ट की रीडिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए आपके ऑडियंस को कि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये स्क्रिप्टेड स्पीच कहलाता है। देन स्पीकिंग और राइटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की, इस टॉपिक में 2 टर्म्स यूज हो रही हैं, एक स्क्रिप्टेड है और एक स्पीच है। स्पीच क्या है, दैट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग स्किल। ठीक है, हमारे लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो 4 होती हैं इन नंबर, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, इन 4 लैंग्वेज स्किल्स में से 2 स्किल्स की बात यहाँ पर हो रही है इन स्क्रिप्टेड स्पीच, जिसमें से एक स्किल तो है स्पीकिंग, ठीक है, जो कि स्पीच में हम यूज कर रहे होते हैं जब हम स्पीच को डिलीवर करते हैं। दूसरी जो स्किल यूज हो रही है यहाँ पे, दैट इज राइटिंग स्किल। जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, स्पीच को राइट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी राइटिंग स्किल यूज हो रही होती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं इन दोनों स्किल से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। पहले स्पीकिंग को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रुप एंड कल्चर्ड बेस। जहाँ पे भी जिस भी ग्रुप को हमने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, या फिर जहाँ पर भी हमें उस स्पीच को डिलीवर करना है, वहाँ पर जिस भी तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है, उसी लैंग्वेज में हमें जो भी हम तैयार करते हैं अपनी स्पीच, उसी लैंग्वेज में करते हैं। ठीक है, या फिर हमारे इसमें कल्चर भी इन्वॉल्व होता है हमारा, कि हमारे कल्चर में जिस भी लैंग्वेज को फॉलो किया जा रहा है, जिसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है, जिसको सारे लोग समझते हैं, उसी लैंग्वेज में हमें उस स्पीच को डिलीवर करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, हर पॉलिटिशियन जो भी स्पीच देता है वो उर्दू लैंग्वेज में देता है। ठीक है, हो सकता है उनकी मदर टंग्स कुछ और हों, हो सकता है उनको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती हो, बिकॉज इंग्लिश को एज हाई स्टेटस शो करने के लिए हम लोग मोस्टली हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है। लेकिन इन सब रीजंस के को साइड पे रख के वो उर्दू लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज उनकी ऑडियंस जो उस स्पीच को सुनेगी वो उर्दू लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। ठीक है, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, अगर एक प्राइम मिनिस्टर अगर कोई भी स्पीच दे रहा है तो वो उर्दू लैंग्वेज में देगा, बिकॉज पाकिस्तान में हर तरह की लैंग्वेज को, हर तरह नहीं, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग रहते हैं। हर एक की मदर टंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमारी नेशनल लैंग्वेज एक ही है, दैट इज़ उर्दू। तो जो स्पीकर होगा वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्पीच देगा कि उसकी ऑडियंस को किस लैंग्वेज में वो चीज़ समझ में आएगी, तो उसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक स्पीकर जो है वो स्पीच देगा। Okay, then the next point is sign language is a form of spoken language. Spoken language में sign language भी include होती है। Sign language क्या होती है? Language expressed by hands and face movements. हमारी facial expressions भी उसमें include होते हैं, हमारे hand movements भी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें sign language में include होती हैं, तो इसको भी हम spoken language में include करते हैं। For example, जब एक बंदा speech दे रहा होता है, ठीक है, या फिर एक टीचर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब वो क्लास में एक लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, तो उसमें वो क्या कर रहा होता है, अपने हैंड्स को भी यूज़ कर रहा होता है, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को भी यूज़ कर रहा होता है एक मैसेज को कन्वे करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे क्लूज़ भी छुपे होते हैं। इस क्लूज़ के थ्रू भी एक लिसनर जो है वो आइडिया लगा सकता है कि अगर ये फेशियल एक्सप्रेशन है तो इसका ये मतलब होगा। ठीक है, तो ये एक अलग से बहुत लॉन्ग टॉपिक है साइन लैंग्वेज से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों ने इसको पहले कभी पढ़ा हुआ हो, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से साइन लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, किस तरह से आप मीनिंग्स को कन्वे करते हो एंड ऑल दैट। तो साइन लैंग्वेज बेसिकली क्या है, आप फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, हैंड मूवमेंट्स के थ्रू, हेड मूवमेंट्स के थ्रू आप जो भी मीनिंग कन्वे कर रहे होते हो वो साइन लैंग्वेज में इंक्लूड होती है, और इसको स्पोकन लैंग्वेज में भी इंक्लूड किया जाता है। मीन्स के स्पीच के दौरान एक स्पीकर जो है वो साइन लैंग्वेज को भी यूज़ करके अपने मीनिंग्स को कन्वे कर रहा होता है, या फिर कर सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर लिंक टुगेदर। ठीक है, स्पीकिंग जिस स्किल की हम बात कर रहे हैं, लिसनिंग इज एन अदर स्किल। ये दोनों स्किल्स आपस में लिंक्ड हैं। किस तरह से लिंक्ड हैं? बिकॉज आप क्यों बोलते हो, बिकॉज कि आपके सामने एक ऑडियंस बैठी है, वो उस चीज़ को सुनेगी। अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग इसको सुन रहे हो। अगर आप लोग नहीं होगे तो मैं नहीं बोलूँगी।
ठीक है। अगर लिसनर्स नहीं होंगे मेरी स्पीच को सुनने वाले, तो मैं कुछ भी बोलना पसंद नहीं करूँगी, ठीक है। तो स्पीकिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक ऑडियंस होती है हमारे सामने जो कि लिसन कर रही होती है, ठीक है। अगर कोई ऑडियंस नहीं होगी, हमें कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो हम कभी भी बोलेंगे नहीं, कभी कोई स्पीच नहीं देंगे, ठीक है। इस तरह से जिस भी स्पीच की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों स्किल्स जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो इन दोनों स्किल्स से रिलेटेड है, वो ये है कि ये दोनों स्किल्स नेचुरल हैं, ठीक है। इनको नेचुरल स्किल्स भी कहा जाता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग को। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है, वो नहीं सीखता है कि किस तरह से उसने आवाज़ों को सुनना है या किस तरह से बोलना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, वो ऑटोमेटिकली सुनता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली सुनता है आवाज़ों को और फिर उनको बोलना सीख जाता है, और ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन एक बच्चे ने आवाज़ सुनी और अगले दिन उसने बोलना शुरू कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू एक बच्चा जो है वो उन साउंड्स को सुन के समझता है और उनको बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये इन दोनों स्किल्स को आपस में लिंक इस तरह से यहाँ पर स्पीच में कहा जा सकता है कि जब एक स्पीकर बोलता है तो वो एक ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए बोलता है, उनके लिए वो बोलता है, ताकि वो कुछ मीन्स कि वो कुछ भी बोल रहा है अगर, तो अपनी ऑडियंस के लिए बोल रहा है, लिसनर्स के लिए बोल रहा है, वो उसको सुन रहे हैं। अगर लिसनर्स नहीं होंगे तो स्पीकर कुछ भी नहीं बोलेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीच इज डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। डायनामिक मीन्स एक्टिव। यहाँ पर डायनामिक और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि ये एक एक्टिव स्किल है, क्योंकि हम इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अगर हम स्पीच की बात करें, अभी मैं इस वक्त स्पीच दे रही हूँ, दैट मीन्स कि मेरा रोल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप लोग लिसनर्स हो, आप लोग भी इन्वॉल्व हो इसमें, लेकिन आप लोगों का रोल एक्टिव नहीं है, आप लोगों का रोल पैसिव है। लेकिन मेरा रोल मीन्स कि स्पीकर का रोल जो होगा वो एक्टिव होगा। दैट्स वाई दिस स्किल इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल भी कहलाती है स्पीच, बिकॉज इसमें हम प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं। अब मैं बोल रही हूँ, मैं क्या प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ कि मैं साउंड्स को प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं साउंड्स को आर्टिकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, जो कि मैं स्पीच के थ्रू कर रही हूँ। सो दैट्स वाई स्पीकिंग इज डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव स्किल एंड प्रोडक्टिव स्किल। अच्छा, अब राइटिंग स्किल की बात करते हैं। राइटिंग स्किल से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज नॉट एवरीवन कैन कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग। हर कोई राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, बिकॉज राइटिंग क्या होता है, राइटिंग में एक लर्नर एक लैंग्वेज यूजर को, ठीक है, लर्नर नहीं, एक लैंग्वेज यूजर को पहले रिटन सिंबल्स को लर्न करना पड़ता है, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पर जो भी स्लाइड पे शो हो रहा है, मैंने वो राइट किया। आपको इन रिटन सिंबल्स का नॉलेज है तो आप इस चीज़ को पढ़ पा रहे हो, नहीं होगा तो आप इसको नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अभी दो बच्चों की एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा जिसने सीखे हुए हैं रिटन सिंबल्स और दूसरा बच्चा जिसने नहीं सीखे हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। जिसने सीखे हुए हैं वो ऑब्वियसली रिटन लैंग्वेज को के थ्रू कम्युनिकेट भी कर पाएगा। जिसने नहीं सीखे वो सिर्फ बोल पाएगा, लेकिन वो रिटन सिंबल्स उसको नहीं पता है तो वो उसके थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए हमें रिटन सिंबल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, और हर कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाता है राइटिंग के थ्रू, बिकॉज वही कर पाएगा जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू इन सिंबल्स को लर्न किया हुआ है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज कम्प्लेक्स रूल्स मस्ट बी लर्न। अब राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स को लर्न करना पड़ता है, ठीक है। स्पोकन में तो हमने जिस तरह से लैंग्वेज को सुन लिया हमने उसी तरह से बोल लिया, लेकिन राइट करते वक्त हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, उनको हमें सीखना पड़ता है। उसके बगैर हम राइट नहीं कर पाते, बिकॉज फॉर्मल राइटिंग की बात करें तो उसमें तो काफ़ी सारे रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ इनफॉर्मल राइटिंग की बात करें तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो इनफॉर्मली ही यूज हो रहे होते हैं, लेकिन एक मैसेज को कन्वे करने के लिए वो कंपल्सरी होते हैं कि हम इनफॉर्मल राइटिंग में भी उसको यूज करें। जैसे कि कुछ पंक्चुएशन मार्क्स, अगर हमने कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखना है, जब तक हम उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे वो मीनिंग कन्वे नहीं करेगा कि हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस में अक्सर होता है, हम इनफॉर्मली राइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम किसी को मैसेज कर देते हैं, हम उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम उसके आगे अगर क्वेश्चन मार्क ना लगाएं तो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये मुझे ये चीज़ बता रहा है या मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। मैं काफ़ी दफ़ा इस तरह से कंफ्यूज हुई हूँ कि अगर टेक्स्ट के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ तो उससे समझ नहीं आता है कि अगला बंदा ये आपको ये बात बता रहा है या आपसे पूछ रहा है,
ठीक है। तो ये इस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और बहुत सारे और भी कुछ रूल्स हैं जो ज़रूरी होते हैं राइटिंग में, चाहे आप फॉर्मली राइट कर रहे हो चाहे आप इनफॉर्मली राइट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं राइटिंग में। देन रीडिंग एंड राइटिंग आर लिंक टुगेदर। जिस तरह से स्पीकिंग और लिसनिंग का आपस में लिंक है, इसी तरह से रीडिंग और राइटिंग जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं। किस तरह से? आप क्यों राइट करते हो? ताकि आप कोई ऑडियंस उसको रीड करे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे टेक्स्ट राइट किया हुआ है स्लाइड्स पर, क्योंकि आप लोग इसको ताकि आप लोग इसको रीड करो। ठीक है, इसी तरह से कुछ भी अगर कहीं पे भी आप राइट कर रहे हो, आपका मकसद होता है कि कोई ना कोई उसको रीड करे। अगर आप कुछ भी ऐसे ही लिख रहे हो, उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी राइटर उसको किसी भी चीज़ को राइट करेगा। इवन अगर हम सोशल मीडिया पोस्ट की बात करें, समटाइम्स लोग कह रहे होते हैं कि कोई इसको पढ़े, देखे या ना देखे, लेकिन मैं अपने शौक के लिए इसको वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, या कुछ इस तरह से। तो इसमें कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप एक तरह से अपनी ऑडियंस तक ही उस चीज़ को कन्वे कर रहे होते हो। ठीक है, कॉन्शियसली किस तरह से होता है कि आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस इसको रीड करे। अनकॉन्शियसली आप ये कहते हो कि मैं तो अपने शौक के लिए ये चीज़ लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऑडियंस या मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी ऑडियंस मेंबर इसको पढ़े या ना पढ़े। लेकिन अनकॉन्शियसली आप चाह रहे होते हो कि कोई रीडर इसको रीड करे और इसको रिस्पॉन्स भी समटाइम्स करे, आप ये भी चाह रहे होते हो। तो राइटर का मकसद होता है किसी भी चीज़ को राइट करना ताकि वो किसी और तक कन्वे हो। ठीक है, कोई रीडर उसको रीड करे। ठीक है, तो इसी तरह से कोई किसी भी टाइप की राइटिंग की अगर हम बात कर लें, तो उसमें एक राइटर का यही पर्पस होता है कि वो किसी और तक पहुंचे और वो उसको रीड करे। ठीक है, उसके थ्रू उसको जो भी मैसेज कन्वे करना है, कोई एडवाइस है, कुछ किसी को परसुएड करना है या कुछ भी करना है उस राइटिंग के थ्रू, या कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, तो जो भी उसका राइटर का पर्पस है वो यही चाह रहा होता है कि वो रीडर जो है उसको रीड करे। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि हमने स्पीकिंग में बात की कि स्पीकिंग एक एक्टिव स्किल है, इसी तरह से राइटिंग भी एक एक्टिव स्किल है। इसमें जो राइटर है वो एक्टिवली रोल प्ले कर रहा होता है, वो रिटन सिंबल्स को यूज करते हुए एक मैसेज को राइट कर रहा होता है। एंड ऑन द अदर हैंड रीडर जो होता है वो पैसिव रोल प्ले कर रहा होता है, वो जस्ट उन रिटन सिंबल्स को जो है एनालाइज कर रहा होता है, उसको कंप्रीहेंड कर रहा होता है। तो रीडर का रोल पैसिव होता है और राइटर जो है वो प्रोडक्टिव काम कर रहा होता है। तो हम राइटिंग को भी एक प्रोडक्टिव स्किल का नाम दे सकते हैं। सो स्पीकिंग एंड राइटिंग बोथ skills are productive skills and active skills, while listening and reading are passive skills, and these are receptive skills. listening में हम sounds को receive कर रहे होते हैं, reading में हम written symbols को receive कर रहे होते हैं। तो listening और reading को हम receptive skills का नाम दे सकते हैं, and speaking and writing are productive skills. अच्छा, और रीडिंग और राइटिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि स्पीकिंग और लिसनिंग में हमने देखा था कि गॉड गिफ्टेड स्किल्स होती हैं। एक बच्चा सीखता नहीं है कि उसको किस तरह से बोलना है, किस तरह से सुनना है, जबकि रीडिंग और राइटिंग में एक लर्नर जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू किस तरह से रीड करना है, किस तरह से राइट करना है, इन चीज़ों को वो सीखता है। ठीक है, स्कूलिंग के थ्रू या फिर किसी और सोर्स के थ्रू वो सीख रहा होता है। समटाइम्स मोस्टली क्या होता है कि बच्चे को जब एक प्रॉपर एज हो जाती है, 4 और 5 इयर्स का एक बच्चा जब हो जाता है, तो उसको स्कूल में एडमिट करवाया जाता है, वहाँ जाके वो इन चीज़ों को लर्न करता है। या फिर समटाइम्स घर में ही उसको पेरेंट्स या फिर कुछ केयर टेकर्स वगैरह उसको सिखा रहे होते हैं ये चीज़ें, रीडिंग किस तरह से करनी है, राइट किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें मीन्स कि वो सीखता है इन चीज़ों को। सो दीज स्किल्स आर आर्टिफिशियल स्किल्स। रीडिंग एंड राइटिंग जो है ये आर्टिफिशियल स्किल्स कहलाती हैं, बिकॉज ये गॉड गिफ्टेड नहीं होती हैं, इनको एक लर्नर खुद सीखता है ट्रेनिंग के थ्रू। Then next point is writing is more uniform with standardized set of rules which governs it, such as grammar, punctuation, spelling. ये सारी skills इसमें involved होती हैं राइटिंग में। मीन्स के ग्रामर पे ज़्यादा फोकस होता है, पंचुएशन में, स्पेलिंग्स में, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है राइटिंग में। ओके, देन अगेन कुछ पॉइंट्स हैं नेक्स्ट स्लाइड में स्पीकिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड। स्पीकिंग को पहले डिस्कस करेंगे। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस सच एज एक्सेंट एंड डायलैक्ट। कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जिस भी कम्युनिटी में हम रह रहे हैं वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ पे किस एक्सेंट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या डायलैक्ट है। डायलैक्ट मीन्स द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, एक खास एक पर्टिकुलर रीजन में किस तरह से एक लैंग्वेज को बोला जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डायलैक्ट। ठीक है, तो जिस भी कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, जिस भी कल्चर का हिस्सा है हम लोग, वहाँ पर किस एक्सेंट को बोला जाता है, किस डायलैक्ट को बोला जाता है, उस चीज़ का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारी स्पीकिंग में, हम जिस भी लैंग्वेज को स्पीक कर रहे हैं उस चीज़ पर।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम उर्दू की ही बात करें, जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, पंजाब के रहने वाले कुछ और तरह से उर्दू को बोल रहे होंगे, सिंध में रहने वाले कुछ और तरह से बोल रहे होंगे, केपीके के लोग कुछ और तरह से उर्दू लैंग्वेज को बोलेंगे, उनका एक्सेंट, उनका डायलेक्ट चेंज होगा। ठीक है। तो जहाँ पे भी एक पर्सन रह रहा होता है, एक इंडिविजुअल, उसके लैंग्वेज को बोलने का एक्सेंट या डायलेक्ट वो उसके कल्चर उस चीज़ पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ठीक है। उस हिसाब से वो अपने एक्सेंट को बोलता है या डायलेक्ट को यूज़ करता है, जिस भी तरह का वो उसका कल्चर होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशन कन्वेड एंड कंट्रोल्ड बाय रेपिटेशंस, पॉजेज एंड पिच। जब आप बोल रहे होते हो तो आप थ्रू रेपिटेशंस, पॉजेज एंड पिच आप अपने एक्सप्रेशंस को कन्वे भी करते हो, कंट्रोल भी करते हो। ठीक है। रेपिटेशंस किस तरह से हो सकते हैं, इसकी काफ़ी सारी हमने टाइप्स वगैरह भी पढ़ी हुई हैं डिवाइसेस में। पॉजेज के थ्रू भी आप अपनी जो भी बात कर रहे हो कहीं पे भी आप पॉज ले लेते हो, दैट मीन्स कि आपने अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर लिया है। देन पिच है। पिच का क्या मतलब होता है? पिच मीन्स हाईनेस एंड लोनेस ऑफ साउंड। कहाँ पे आपको हाई करना है साउंड को, कहाँ पे लो करना है, ये आप स्पीच में कर सकते हो। देन पंचुएशन इज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग। मीनिंग्स को क्रिएट करने के लिए हम स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। राइटिंग में क्या 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 होता है उनको भी डिस्कस करते हैं, उन पॉइंट्स को। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइज्ड कोड्स एंड रूल्स, ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि हमारा बेसिक फोकस जो है वो ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स वगैरह पर होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशन इज कन्वेड एंड कंट्रोल्ड मेनली थ्रू पंचुएशन। पंचुएशन के थ्रू हम अपने एक्सप्रेशंस को कन्वे भी करते हैं एंड कंट्रोल भी करते हैं। पंचुएशन का बहुत बहुत मेजर रोल होता है राइटिंग में। किस तरह से? पंचुएशन मार्क्स काफ़ी सारे होते हैं। किसी एक पंचुएशन मार्क की मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्वेश्चन मार्क की बात की। क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं करोगे तो आपका मीनिंग कन्वे नहीं होगा, कि आप ये नहीं पता चलेगा कि आप अगले बंदे को ये बात बता रहे हो या फिर आप उससे पूछ रहे हो। इसी तरह से अगर हम फुल स्टॉप की बात करें, फुल स्टॉप जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है पंक्चुएशन मार्क किसी भी लैंग्वेज में, हर तरह की राइटिंग में, तो वो क्या मीनिंग कन्वे कर रहा होता है कि यहाँ पे ये बात खत्म हो गई है। ठीक है। तो एक पॉज देने के लिए आप वहाँ पे फुल स्टॉप को यूज करते हो आफ्टर अ कंप्लीट सेंटेंस। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होगा आपके सेंटेंस का, कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं कन्वे हो रहा होगा। तो जहाँ पे भी आपको पॉज देना है, एक सेंटेंस को, एक स्टेटमेंट को खत्म करना है, ये एक कॉन्सेप्ट को आपको एंड करना है, वहाँ पे आप फुल स्टॉप को यूज करते हो। इस तरह से काफ़ी सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनको आप यूज कर रहे होते हो एक्सप्रेशंस को कन्वे करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं पेरेंथेसिस की दे रही हूँ यहाँ पे। पेरेंथेसिस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकेट्स, जिसको हम डिवाइसेस में भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है उसमें कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐड करना उसका पर्पस होता है जो कि इतनी ज़्यादा कंपल्सरी नहीं होती है, लेकिन राइटर उसको ऐड कर रहा होता है अपनी रीडर की इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है। उनको इस चीज़ को एलेबोरेट करने के लिए कि हो सकता है कि रीडर को उस चीज़ का नॉलेज ना हो, तो उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए एक राइटर जो है वो पेरेंथेसिस में उस इंफॉर्मेशन को ऐड कर देता है। देन लास्ट पॉइंट इज वोकैबुलरी, चॉइस, ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन आर क्रिटिकल इन क्रिएटिंग मीनिंग्स। मीनिंग्स को क्रिएट करने के लिए वोकैबुलरी पे ज़्यादा फोकस होता है राइटिंग में, ग्रामर पर, स्पेलिंग पर, पंक्चुएशन पर। ठीक है। पंक्चुएशन जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, पंक्चुएशन का बहुत मेजर रोल होता है मीनिंग्स को क्रिएट करने में। फॉर एग्जांपल अगर आपको पॉज ऐड करना है किसी भी राइटिंग में, आप कौन से पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ कर सकते हो? आप लोग बताएं कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं पॉज क्रिएट करने के लिए? मैम कॉमा। ओके। इसके अलावा? और मैम कॉलन भी यूज हो सकता है, सेमी कॉलन। कॉलन तो यूज नहीं होगा, सेमी कॉलन फॉर अ पॉज यूज होता है। ये सेमी कॉलन यूज हो सकता है बट नॉट कॉलन। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पॉज के लिए, अभी मैंने पॉज की बात की, तो पॉज के लिए सबसे पहला जो पंक्चुएशन मार्क दैट इज डॉट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड। ठीक है। और ऑल्सो कॉल्ड फुल स्टॉप, जो कि हम एक कंप्लीट पॉज देने के लिए यूज करते हैं आफ्टर अ सेंटेंस। इसके अलावा कॉमा यूज होता है एक शॉर्टेस्ट पॉज के लिए, किसी भी फ्रेज के बाद, किसी भी क्लॉज के बाद, या फिर किसी भी एक
सिमिलर कैटेगरीज के वर्ड अगर यूज हो रहे हैं एक सेंटेंस में, तो उनमें शॉर्टेस्ट पॉज देने के लिए आप कॉमा यूज करते हो। जैसे कि अभी जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे देखें, वोकैबुलरी चॉइस के बाद कॉमा है, ग्रामर के बाद कॉमा है, ठीक है, इस तरह से। और जो लास्ट वन होगा उसमें हम एंड कंजक्शन को ऐड कर देते हैं, और उससे पहले जितने भी टर्म्स यूज हो रहे होते हैं उनमें हम कॉमा ऐड करते हैं। तो एक शॉर्टेस्ट पॉज के लिए कॉमा यूज होता है। इसके अलावा सेमी कॉलन भी हम एक लॉन्ग पॉज के लिए हम ऐड करते हैं। इसके अलावा एलिप्सिस भी यूज होता है। एलिप्सिस को हम पॉज के लिए या फिर ओमिशन के लिए भी समटाइम्स एलिप्सिस को यूज कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ द पुअर इंटरनेट कनेक्शन मैं आज फिर डिस्कनेक्ट हो गई। कहाँ पे थे हम लोग? मैम यही के पॉज के लिए सबसे पहले डॉट यूज होता है, उसके बाद कॉमा, ये बात कर रहे थे। कॉमा यूज होता है, डॉट। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से पंक्चुएशन के बारे में मैंने बात की है। कॉमा की बात की, डॉट की बात की, एलिप्सिस की बात की, उसके अलावा डैश की बात की थी, और इसके अलावा कुछ और पंक्चुएशन मार्क्स लाइक कॉलन क्यों यूज़ होता है, पेरेंथेसिस क्यों यूज़ होते हैं, अपॉस्ट्रॉफी किस लिए यूज़ करते हैं। जब इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो क्या मैं कनेक्टेड थी उस वक्त? नो मैम, ये एलिप्सिस का अब आपने बताया, अब तो समझ आई, पहले नहीं सुना था। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिफाइन कर देती हूँ। एलिप्सिस क्यों यूज़ होते हैं? किसी भी जगह पे आपको पॉज देना है या फिर कुछ ओमिट करना है, उसके लिए हम एलिप्सिस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और पंक्चुएशन मार्क्स को मैंने डिस्कस किया था, लाइक कॉलन। कॉलन को क्यों यूज़ किया जाता है? कुछ भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आफ्टर हेडिंग्स मोस्टली यूज़ किए जा रहे होते हैं कॉलन। कॉलन क्या होता है? 2 डॉट्स जो ऊपर नीचे 2 डॉट होते हैं, उनको कॉलन का नाम